हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 20 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को विद एमसीक्यू। वीडियो के एंड में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, तो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज हमें कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करना है। कुछ नई गवर्नमेंट स्कीम है और कुछ ओल्डर जो स्कीम थी उनको एक्सपांशन दिया गया है, उनको फर्दर एक्सटेंड किया गया है, उनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट है न्यू दिल्ली होस्ट द थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। सो वर्ल्ड फूड इंडिया की थर्ड नंबर की कॉन्फ्रेंस या थर्ड एडिशन होस्ट किया है इंडिया ने। कहां पर? न्यू दिल्ली में 19 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में, मतलब अभी ये रनिंग है। ठीक है, सो वर्ल्ड फूड इंडिया का थर्ड एडिशन है, नई दिल्ली में हो रहा है 19 से लेकर 22 सितंबर के बीच में। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हमारी जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर या फिर हमारा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसमें इंडियंस के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज के लोगों का भी इन्वेस्टमेंट हो, जिससे हम अपने देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकें। इसलिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब ये थर्ड नंबर का वर्ल्ड फूड इंडिया समिट तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट को भी होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो आप देखेंगे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। और मैंने आपको जब कैबिनेट पोर्टफोलियो बताया था तब आपको डिस्कस किया था कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग कौन है? आंसर हो जाएगा चिराग पासवान। चिराग पासवान जी के पास फिलहाल में ये मंत्रालय आपको देखने को मिलेगा। पहला एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया का फर्स्ट एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ था 2017 में और सेकेंड एडिशन 2023 में हुआ था और अभी आपको ये थर्ड एडिशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात आर द पार्टनर स्टेट इन द थर्ड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया समिट। और जापान यहां पर आप देखेंगे पार्टनर कंट्री है इस समिट के लिए, तो इसको याद रखना कि जापान पार्टनर कंट्री है। इसके अलावा वियतनाम एंड ईरान आर द फोकस कंट्री। तो यहां से अच्छा खासा एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब इसका थीम क्या है? तो थीम आपको मिल जाएगी प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये आपको थीम देखने को मिलेगी। डन। चलिए, सेकेंड जो कैंपेन हमारी कंट्री में रन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट मुर्मू अटेंड सफाई मित्र सम्मेलन इन उज्जैन। उज्जैन महाकाल की नगरी है और उज्जैन कहां पर है? आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो यहां पर सफाई मित्र सम्मेलन हो रहा था जिसमें पार्टिसिपेट किया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, सो सफाई मित्र सम्मेलन वॉज ऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन। हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन है? जगदीप धनकर। तो जगदीप धनकर ने एक कैंपेन को स्टार्ट किया है राजस्थान से जिसका नाम है स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन। ये जो पूरा कैंपेन है ये आपका 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 2 अक्टूबर बापू के बर्थडे के दिन तक ये कैंपेन रन होना है एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत दिवस। हम सभी को पता है कि हम स्वच्छ भारत दिवस सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भी 2 अक्टूबर को हुई थी। तो एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत दिवस स्वच्छता ही सेवा कैंपेन को लॉन्च किया गया है बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनकर। कहां से? राजस्थान से। और उसी के अंदर सफाई मित्र सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया उज्जैन में जिसमें पार्टिसिपेट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने। अब आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो इस स्लाइड में अवेलेबल है, जैसे कि स्वच्छता ही सेवा कैंपेन का ड्यूरेशन क्या है, जैसे मैंने मेंशन किया 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। इसकी थीम क्या है? तो थीम आपको देखने को मिल जाएगी स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक है, थीम क्या आ जाएगी? स्वभाव स्वच्छता एंड संस्कार स्वच्छता, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी।
ओके है जी। इसका पर्पस क्या है? पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना कि हमारे लिए क्लीननेस मतलब स्वच्छता कितनी जरूरी है। अब ये जो स्वच्छ भारत अभियान है या स्वच्छ भारत मिशन है, इसको 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसके 2 वर्टिकल है। ठीक है, एक होता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और एक होता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, ये अर्बन वाला जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है और ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति जो है वो इसको देखता है। ठीक है, तो ये दोनों इसके वर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। डन। चलिए, फर्दर डिस्कशन करने से पहले कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया था। अभी उदय नाम से एक स्टूडेंट है, उनका सीजीएल का पेपर था, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजे थे और उसमें एक क्वेश्चन था अन्नपूर्णा देवी का। मैंने आपको रिसेंटली ही इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट घराना के बारे में बात की, तो मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप इन वीडियोस को देखो। सिमिलर ये वाला वीडियो भी इंपॉर्टेंट है जहां पे मैंने स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड सभी कप्स एंड ट्रॉफीज को डिस्कस किया है विथ PYQs, जिसमें मैंने बहुत सारे 20-25 PYQs यहाँ पे कवर किए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो कल ही मैंने इसको अपलोड किया था, आप स्टैटिक वाली प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख लेना। इसके अलावा आप घराना वाली वीडियो भी देख सकते हैं, यूनेस्को की साइट्स वाला वीडियो भी अवेलेबल है, रामसर साइट्स भी अवेलेबल है और इसके अलावा आपके जो फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिशियंस हैं वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, और इन सब की PDF भी अवेलेबल करा दी है। कहां पर? एप्लीकेशन पे, आप प्ले स्टोर पे जाना, पूजा जन क्लासेस को सर्च करना, वहां से आप इजिली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे ना तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। स्टैटिक की टेस्ट सीरीज है और ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली फॉर CGL या SSC, नहीं, ये आपके हर एक वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि फर्स्ट इन इंडिया है, कोई डैम है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ऐसा नहीं है कि SSC के लिए अलग होता है, बैंक के लिए अलग होता है या रेलवे के लिए अलग होता है, सबके लिए कॉमन ही होता है ना। तो ये टेस्ट सीरीज भी सबके लिए कॉमन है। इसमें आपको 40 टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट है विद डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, अभी 15 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, रिमेनिंग में धीरे धीरे अपलोड कर रही हूं। इसके अलावा अगस्त मंथ की, जून और जुलाई मंथ की मैगजीन भी अवेलेबल है, आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पे विजिट करके। चलिए वापस आते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। अब यहां पर एक और स्कीम न्यूज में आ गई है, कैबिनेट अप्रूव NBS का मतलब है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर रबी सीजन 2024 ऑन फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे समझिएगा पिक्चर क्या है। ये आपकी जो NBS स्कीम है, मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, हमारे जो क्रॉप्स होती हैं, जो सॉइल होती है, उनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जनरली आप लोग ने NPK के बारे में सुना होगा, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनके बारे में सुना होगा। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारे सॉइल को, इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और गवर्नमेंट ने इसके लिए जो स्कीम लॉन्च की थी वो 2010 में की थी। मतलब ये जो NBS स्कीम है ये 2010 की स्कीम है। समय समय पे जैसे कि MSP डिसाइड होती है ना फॉर आपकी रबी क्रॉप और आपकी खरीफ क्रॉप, सिमिलर यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनके लिए भी सब्सिडी डिसाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यही कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये जो NBS स्कीम है इसको फर्दर एक्सपांड किया गया है और इसमें इंक्लूड की गई है सब्सिडी रबी सीजन 2024 के लिए। कौन सा? PNK फर्टिलाइजर के लिए। और इसके लिए अप्रोक्सीमेटली जो टेंटेटिव बजट रखा गया है वो 24,475 करोड़ रुपीस का बजट यहां पर रखा गया है। ठीक है, ये जो स्कीम है ये 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्ट में आएगी फ्रॉम 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ये स्कीम इफेक्टिव रहने वाली है। Okay, so Union Cabinet, which was chaired by the Prime Minister Narendra Modi, has approved proposal of Ministry of Chemical and Fertilizer for fixing the nutrient-based subsidy rate for the Rabi season from 1st of October 2024 to 31st of March 2025 on फॉस्फोटिक एंड पोटेसिक मतलब PNK फर्टिलाइजर, जिसके लिए टेंटेटिव बजट है 24,475 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये स्कीम का मैंने ड्यूरेशन बता दिया। मतलब PNK के लिए जो सब्सिडी बनेगी
या जो सब्सिडी डिसाइड की गई है वो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में दिया जाएगा। इसका पर्पस क्या है कि फार्मर जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस में ये जो फर्टिलाइजर है उनको प्रोक्योर कर सके, उनको खरीद सके और अपने कल्टीवेशन को या अपनी यील्ड को इंक्रीज कर सके। ठीक है, जैसे कि मैंने मेंशन किया, एनबीएस स्कीम को लॉन्च किया गया था कब, आप देख पाएंगे 1 अप्रैल 2010 में। बेनिफिट क्या होगा, इससे फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलने से फार्मर जो है अफोर्डेबल प्राइस पे और रीजनेबल प्राइसेस पे जो है वो फर्टिलाइजर को प्रोक्योर कर पाएंगे। डन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब यहां पर एक और नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है, बायो राइड। स्कीम का नाम क्या है, बायो राइड स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव बायो राइड स्कीम ऑफ द डीबीटी। डीबीटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने वाला एक डिपार्टमेंट है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द लॉन्च ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। तो बायो राइड का एब्रीविएशन क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये बायो राइट का फुल फॉर्म है और ये जो स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्कीम है जो काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इसको 15th फाइनेंस कमीशन का जो बचा हुआ टेन्योर है ना, 15th फाइनेंस कमीशन के बचे हुए समय के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसके जो रिकमेंडेशन है वो अभी हमारे देश में एप्लीकेबल है और 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी 5 सालों के लिए वो एप्लीकेबल है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके लिए बजट कितना रखा गया है, 9,197 करोड़ रुपीस। ठीक है, बायो राइड स्कीम के लिए बजट कितना है, तो 9,197 करोड़ रुपीस आपको बजट देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन क्या है, तो 15th फाइनेंस कमीशन का जो ड्यूरेशन है वही इस स्कीम का ड्यूरेशन है। अभी जो बायो राइड स्कीम है इसके लिए क्या किया गया, जो एग्जिस्टिंग 2 स्कीम्स थी उनको मर्ज किया गया और एक और नया कंपोनेंट इसमें एड ऑन किया गया है। द न्यूली अप्रूव्ड बायो राइड मर्ज द 2 प्रीवियस डीबीटी स्कीम्स। कौन कौन से, ये दोनों, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये ऑलरेडी 2 स्कीम अवेलेबल थी, इसके साथ साथ एक और नया कंपोनेंट जोड़ा गया और वो नया कंपोनेंट कौन सा है, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। इसको ज्वाइन करके ये 3 सब कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे बायो राइड स्कीम का। नाम से समझ में आ रहा है इसका पर्पस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और न्यू स्टार्टअप्स को क्रिएट करना। ओके, अब यहाँ पे 2 टर्म यूज हुए हैं। फर्स्ट वन इज बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड बायो फाउंड्री। अब ये क्या होता है, बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, बायो मैन्युफैक्चरिंग का ये मतलब है कि हम ऐसा कोई बायोलॉजिकल सिस्टम, ऐसा कोई बायोलॉजिकल ड्रग तैयार कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, फूड के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें हम एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आया कि बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या कहलाती है, हम इस तरीके के कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोडक्ट्स को रेडी कर रहे हैं जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया है, उनके टिश्यूज, उनके एंजाइम्स को यूज किया है, उसको हम बायो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। फिर आता है बायो फाउंड्री। अब फाउंड्री क्या होता है, जनरली जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मेटल है, आप लोग देखते हैं कि जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं वो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं और उसमें जो छोटे छोटे से कैन वगैरह होते हैं, प्लास्टिक या मेटल होता है, सो मेटल को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर मेटल को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और फिर मेल्ट किए हुए मेटल को एक प्रॉपर शेप के, एक कह सकते हो कि शीट में डाल देते हैं तो एक कंटेनर बन जाता है। इसको आप क्या कहते हो, फाउंड्री कहते हो। वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायो फाउंड्री, जिसमें आप डीएनए में थोड़े से चेंजेस कर रहे हो, डीएनए में मॉडिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, so foundry is a factory where metal are melted and poured into the specially constructed container to produce a desired object. इसको हम फाउंड्री कहते हैं। सिमिलर बायो फाउंड्री का मतलब होता है कि डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एंड मैन्युपुलेट टू क्रिएट द डिजायर्ड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। तो ये नया कंपोनेंट बायो राइड स्कीम में ज्वाइन किया गया है। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द 15th फाइनेंस कमीशन। तो
तो 15th फाइनेंस कमीशन आपको आर्टिकल 280 में देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। 15th फाइनेंस कमीशन को नवंबर 2017 में तैयार किया गया था, सेटअप किया गया था, और इन्होंने 2 बार अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है, 2 बार अपनी रिकमेंडेशन दी है। पहली बार दिया था 2020-21 एक साल के लिए, और फिर सेकेंड टाइम दिया 21-22 से 25-26 तक। मतलब अभी हमारे देश में 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को माना जा रहा है। एंड 15th फाइनेंस कमीशन कि जो चेयरमैन या हेड है उनका नाम है एनके सिंह, और अब तो हमारे देश में 16th फाइनेंस कमीशन का भी फॉर्मेशन हो चुका है, जिसके चेयरमैन आपको अरविंद पनगड़िया देखने को मिलेंगे। अब 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन में एक जो बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये है कि 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि हमारा जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 42% होगा, जबकि ये 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया क्या था कि वर्टिकल जो डिवोल्यूशन होगा वो 41% होगा। मतलब जितना भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसका 41%, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए तो उसका 41 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और रिमेनिंग फंड किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो फाइनेंस कमीशन का काम तो यही होता है ना कि वो रिकमेंड करती है कि जो आपके कर है, मतलब आपके जो टैक्स है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अमंग्स द स्टेट गवर्नमेंट कैसे होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जब आप पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कि 41% है। पहले ये 42% था। रीजन इज दैट कि 2019 में क्या हुआ था, 2019 में एक यूनियन टेरिटरी, मतलब एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हमने डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। पहले हम स्टेट को फंड दे रहे थे, अब यूनियन टेरिटरी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसलिए यहां पे इसको रिड्यूस करके 42% से 41% कर दिया गया। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलिए अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। यहां तक ठीक है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID, हमारे देश में टोटल 5 इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 5वें नंबर का ये है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नोटिफाई किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has notified the National Bank for Financing Infrastructure and Development as a public financial institute under the Company Act 2013। तो Companies Act 2013 के अंदर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को डिफाइन किया गया है या नोटिफाई किया गया है एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिससे क्या हो और भी ज्यादा ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फाइनेंसिंग कर पाए। ठीक है, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, बेसिकली पहले ये 1956 का एक्ट था, इसमें चेंजेस करके जो नया एक्ट पास किया गया था वो कंपनीज एक्ट 2013 है। ये रेगुलेट करता है कंपनी, मतलब जो भी इसके अंदर कंपनी रजिस्टर है उनको रेगुलेट करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा डायरेक्टर, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, ये सब इसके अंदर कवर होता है। तो फिलहाल हमें याद रखना है कि ये जो संस्था है, ये जो बॉडी है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जिसको 2021 में क्रिएट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसको नोटिफाई किया गया एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि अब ये लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा फाइनेंसिंग कर पाएगी। ठीक है, आपके ये पब्लिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूट जिसमें आपकी 51% से ज्यादा जो शेयर होल्डिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो आप उसे क्या कहेंगे? पब्लिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट कहेंगे। इस बॉडी का फॉर्मेशन 2021 में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया, अंडर द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट। इट इज इंडियाज 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये इंडिया का 5वें नंबर का ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जिसको क्रिएट किया गया था जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंसिंग करना, मतलब 20 सालों के लिए, 25 सालों, 50 सालों के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार हो रहा तो उसको फाइनेंसिंग करने के लिए इस पर्टिकुलर बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे एज ऑफ फरवरी 2024 इन्होंने जो टोटल
कह सकते हो कि फाइनेंसिंग किया है, जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है वो कितना है, 86,000 करोड़ रुपीस है। और इनका टारगेट कितना है, इनका टारगेट है कि हमें 3 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब 3 लाख रुपए करोड़ रुपए जो है वो हमको फाइनेंसिंग करनी है बाय द मार्च 2026। ठीक है, ये इनका टारगेट है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये 5th नंबर की ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मतलब इसके अलावा 4 और इंस्टीट्यूट होंगे, बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से, एग्जिम बैंक देखने को मिलेगा, एग्जिम बैंक के अलावा आपको नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इनको फाइनेंसिंग कौन करता है, मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है इसका सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ है, कहाँ से पैसा ला रही है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दे रही है। तो यहाँ पे अगर हम सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में बात करें तो इट मे रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड अदरवाइज बोथ इन इंडियन रुपीज एंड द फॉरेन करेंसी। तो बॉन्ड से, डिवेंचर से, और यहाँ पे इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में ये लोन को जनरेट करती है और उसके बाद ये फंड को क्रिएट करती है। और सिक्योर मनी बाय द इशू एंड सेल ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग बॉन्ड एंड डिवेंचर्स। ठीक है, इट में बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इंस्टीट्यूट लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे भी ये फंड को बोरो करती है। और इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जाता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस में किया जाता है। Initially, the central government will own 100% share of the institute, which may subsequently be reduced up to the 26%। मतलब गवर्नमेंट इस इंस्टीट्यूट में क्या करेगी, एक तरीके से असेट को मोनेटाइज करेगी या डिसइन्वेस्टमेंट करेगी और उसके बाद अपने शेयर को धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। चलिए, अब एक और न्यूज, यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमन। इन्होंने अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ तो बातें कही हैं, हम देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर एट 69 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं अटल पेंशन योजना के, जिसका टोटल कॉर्पस मतलब टोटल जो अमाउंट है वो है 35,149 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अबाउट 7 करोड़ पीपल हैव सब्सक्राइब टू द अटल पेंशन योजना सिंस इट्स इंसेप्शन। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और 2015 से अभी तक लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स ने ज्वाइन किया है अटल पेंशन योजना को विद अ टोटल कॉर्पस और टोटल मनी 35,149 करोड़ रुपीज एज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। अभी जो अटल पेंशन योजना है एक वॉलेंट्री इन नेचर है। ठीक है, कोई भी पर्सन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसकी एज 18 से लेकर 40 इयर्स के बीच में है, वो इनरोल कर सकता है अटल पेंशन योजना में। और जो इंडिविजुअल पर्सन जिसने इनरोलमेंट किया है, अगर वो 60 इयर्स का हो जाता है तो 60 सालों के बाद उसको क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। और पेंशन का अमाउंट 1000 रुपीज से लेकर 5000 रुपीज के बीच में होता है। डिपेंड करता है कि जो सब्सक्राइबर था उसने मंथली कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है, कितना प्रीमियम अमाउंट को पे किया है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, सभी इंडियन के लिए ओपन है जिनकी एज 18 से लेकर 40 इयर्स के बीच में है। आप चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द अटल पेंशन योजना। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ अवेलेबल होगी मेरे टेलीग्राम पे पूजा जैन CA 247। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है तो एप्लीकेशन में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। अटल पेंशन योजना इसको 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, आफ्टर द एज ऑफ 60 इंडिविजुअल गेट्स अ गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन। यहाँ पे जो पेंशन अमाउंट है वो 1000 to 5000 रुपीज पर मंथ है, डिपेंड करता है सब्सक्राइबर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे। एलिजिबिलिटी क्या है, ओपन टू ऑल इंडियन नेशनल्स जिनकी एज 18 से लेकर 40 इयर्स के बीच में है। क्या इसमें डेथ बेनिफिट होता है, बिल्कुल हाँ। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसका जो स्पाउस होता है उसको पेंशन दी जाती है, और अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी होता है उसको पेंशन यहाँ पर दी जाती है। तो अभी तक का जो कॉर्पस है वो 35,000 करोड़ रुपीज है और लगभग 69 मिलियन लोग ने अभी तक इसको सब्सक्राइब किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लेटेस्ट डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट है, अब यहां पे एक और स्कीम है जिसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, PM आशा। तो कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूशन ऑफ PM आशा टू प्रोवाइड बेटर प्राइस टू द फार्मर्स।
सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म आपको क्या मिल जाएगा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा स्कीम है। पीएम आशा स्कीम को पहली बार यूनियन बजट 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2018 में इस पर्टिकुलर स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था टू सपोर्ट द फार्मर। ओके, इसको फर्दर कंटिन्यू किया जा रहा है कब तक, 2025-26 तक। कोई भी स्कीम जब कंटिन्यू होती है, उसको एक्सटेंड किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है बजट भी दिया जाता है। तो 35,000 करोड़ रुपीस का बजट अलॉट किया गया है। ठीक है, द टोटल फाइनेंशियल outgo will be 35,000 crore rupees during the 15th finance commission cycle up to the 25-26। इस स्कीम का पर्पस क्या है कि यहाँ पर जो भी फार्मर के प्रोड्यूस है उनको सही दामों में, सही प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में परचेस करना फार्मर्स से, जिससे फार्मर्स को प्रॉफिट हो सके। अब आपका ये जो पीएम आशा स्कीम है, इसके आपको 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर देखेंगे वो तीनों कंपोनेंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम में गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर प्रोड्यूस को प्रोक्योर करती है। आपने सुना होगा कि एमएसपी में फसाई वगैरह जो हैं वो क्या करती हैं, एमएसपी में फार्मर के प्रोड्यूस को प्रोक्योर करने का काम करती हैं। तो वो आपकी प्राइस सपोर्ट स्कीम कहलाती है। फिजिकली प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस, oil seeds and copra will be done by the central nodal agency with the proactive role of the state government। यहाँ पे जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और आपका एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पे क्या करती हैं, इसको प्रोक्योर करके अंडर द पीडीएस लेकर आती है। यही तो ग्रेन जो आप प्रोक्योर करते हो फिर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। ये कोई फिजिकली प्रोक्योरमेंट स्कीम नहीं है, इसमें कोई प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा। इसमें क्या होता है, अगर एमएसपी और यहाँ पे जो फार्मर्स ने किसी और व्यक्ति को सेल किए हैं अपने प्रोड्यूस, तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस होते हैं उस डिफरेंस को यहाँ पे फुलफिल किया जाता है। ठीक है, this scheme does not involve any physical procurement of the crops as farmer are paid the difference between the MSP price and the sale on the disposal in the notified market। ठीक है, अगर आपने किसी नोटिफाइड मार्केट में अपने सामान को बेचा है और एमएसपी से कम दामों में आपने बेच दिया है, तो जो डिफरेंस है वो यहाँ पे किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। ये कंपोनेंट है सेकेंड। थर्ड नंबर का कंपोनेंट है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। यहाँ पे ये अलाउ करता है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी प्रोक्योर कर सकते हैं फार्मर्स से। ठीक है, तो इस तरीके से 3 आपको यहाँ पे कंपोनेंट दिखेंगे जिस स्कीम को हमने रिसेंटली कंटिन्यू किया है 25-26 तक। चलिए, अब 17 सितंबर को क्या था, विश्वकर्मा जयंती थी। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती थी, इसलिए यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया और इस पीएम विश्वकर्मा प्रोग्राम में महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया था। कहां पर, पीएम विश्वकर्मा प्रोग्राम में। पीएम विश्वकर्मा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस क्या है, हमारे देश में जो आर्टिस्ट है, क्राफ्टमैन है, उनके जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट वैल्यू प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको किट प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें कवर होती हैं अंडर द पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, अब यहाँ पे वर्धा में पार्टिसिपेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी कहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे। याद कीजिए, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कहा है कि हम 7 पीएम मित्र पार्क को तैयार करेंगे। याद आया, क्या कहा था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कि हम 7 पीएम मित्र पार्क को रेडी करेंगे। तो उनमें से एक पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहां पर, अमरावती महाराष्ट्र में। ठीक है, अमरावती महाराष्ट्र में, जो कि 1000 एकड़ ऑफ लैंड में फैला हुआ पार्क होगा, जिसको डेवलप करेगा महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एज अ स्टेट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी। इसके अलावा इन्होंने 2 स्कीम्स को भी लॉन्च किया है। पहली स्कीम है यहाँ पे आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पे जितने भी महाराष्ट्र के फेमस इंस्टीट्यूट, फेमस कॉलेजेस हैं, वहां पर आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका भी मतलब इसकी भी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है।
इसका पर्पस क्या है, यहाँ पर जो यूथ है जिनकी एज 15 से लेकर 45 इयर्स के बीच में है, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इन सेंटर्स में। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी, ठीक है। और ये सभी आपको फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी। टारगेट है कि हर साल 50 लाख, हर साल 50 लाख यूथ को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना अंडर द आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर वीमेन स्टार्टअप स्कीम को भी लॉन्च किया है। नाम से समझ में आ रहा है अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर यह स्कीम है। तो ये स्कीम क्या करेगी, जो वीमेन स्टार्टअप्स होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम करेगा। अंडर द स्कीम अर्ली स्टेज सपोर्ट विल बी गिवन टू द वीमेन लेड स्टार्टअप इन द महाराष्ट्र, और इसमें अप टू 25 लाख रुपीस तक का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। जिसमें 25% जो भी आपका कह सकते हो कि 25% जो फाइनेंसिंग की जाएगी या 25% जो टोटल कॉर्पस है वो रिजर्व है किसके लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फीमेल्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस की महिलाएं हैं, उनके स्टार्टअप के लिए 25% फंड को रिजर्व किया जाएगा। ये बात भी यहां पर मेंशन की गई है। डन। आज बहुत सारी स्कीम हो गई ना। अब क्या करें, एक बच्चे ने अभी रिसेंटली मुझे मैसेज किया था कि हर सेट में, क्योंकि अभी मैंने पेपर नहीं देखा, मैं सच बता रही हूँ, रिव्यू अभी मैंने नहीं चेक किया कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन हाँ एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि हर सेट में 2 स्कीम या 3 स्कीम पूछी जा रही हैं। तो ये वाली स्कीम तो सीजीएल में नहीं आने वाली है 100%, क्योंकि पेपर तो बन चुका है, बस आपको पेपर देना है। लेकिन आने वाले समय में जो दूसरे दूसरे जो एसएससी एग्जाम होने वाले हैं, स्टेट एग्जाम्स हैं या फिर रेलवे एग्जाम है, उसमें तो ये स्कीम पूछी जा सकती है। तो गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट होती है, और जब नया इनिशिएटिव खुद प्राइम मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं तो हमें पढ़ लेना चाहिए, राइट। चलिए अब बात करते हैं एक वैक्सीन के बारे में जिसका नाम है MVA-BN वैक्सीन। इसको WHO ने अप्रूवल दिया है और ये एमपॉक्स की वैक्सीन है, ठीक है। एमपॉक्स की वैक्सीन आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि एक डेनिश या डेनमार्क की कह सकते हो कि डेनिश वैक्सीन है। लिखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज प्री क्वालिफाइड द डेनिश MVA-BN वैक्सीन, और ये पहला अप्रूव्ड वैक्सीन है टू कॉम्बैट एमपॉक्स की रोकथाम के लिए, ठीक है। ऐसे सारे एडल्ट जिनकी एज 18 साल से ऊपर है उनको ये दिया जा सकता है, जिसमें आपके 2 डोजेस का प्रोविजन है। सिंगल जो डोज होगा वो 76% इफेक्टिव होगा, और अगर सेकेंड डोज भी लिया जाता है तो अप टू 82% आपको इफेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो वैक्सीन है इसको डेवलप किसने किया है, तो आप देखेंगे वेवरियन नॉर्डिक ने इस वैक्सीन को रेडी किया है। डन। नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया बिकम द 6th लार्जेस्ट मार्केट इन MSCI ACWI। तो सबसे पहले तो स्टर्म को समझते हैं, उसके बाद कहानी तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द MSCI। आप लोग ने मॉर्गन स्टैनली के बारे में सुना होगा, उनका ही एक इंडेक्स है, इसलिए इसका नाम है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल MSCI। और ACWI का मतलब क्या होता है, ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स। बात समझ में आई। तो MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स को रिसेंटली पब्लिश किया गया है। हमारे वर्ल्ड में जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनके स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका शेयर मार्केट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके आधार पर इस रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है, ठीक है। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स विच इज अ ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स दैट ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक इन द डेवलप्ड एंड इमर्जिंग मार्केट, और इसमें 6th लार्जेस्ट मार्केट इंडिया बन गया है, और इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को। अगर इंडिया के वेटेज के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का वेटेज 2.35% है, वहीं चाइना 2.24% पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 10 कंट्रीज, यूएसए टॉप पर है, देन जापान, यूके, कनाडा, फ्रांस, और 6वें नंबर पे 6th पोजीशन पे इंडिया है। इंडिया के बाद चाइना आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करेंगे और फिर हम एमसीक्यू पे डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह, ये है मोहना सिंह, एंड बिकम्स द फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट इन द LCA तेजस फाइटर फ्लीट। तेजस को उड़ाने वाली पहली फीमेल फाइटर आपको देखने को मिल रही है, जिनका नाम है मोहना सिंह, ठीक है। मोहना सिंह को नारी शक्ति सम्मान भी मिल चुका है 2020 में, 2020 में इनको नारी शक्ति सम्मान भी दिया गया था बाय द प्रेसिडेंट।
So Mona Singh participated in the recent exercise तरंग शक्ति in जोधपुर। याद है ना, मैंने आपको तरंग शक्ति एक्सरसाइज के बारे में बात की थी और ये जोधपुर में हो रही है, जहां पे पार्टिसिपेट किसने किया है? मोहना सिंह ने किया है। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट टू ज्वाइन द एलीट 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन। और ये जो 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन है, ये बेसिकली तेजस का यही एक स्क्वाड्रन है, ऑपरेटिंग इंडियाज इंडिजीनियसली मेड इन इंडिया LCA तेजस फाइटर जेट। और इसी स्क्वाड्रन का पार्ट है ये, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया तरंग शक्ति में और तेजस को फ्लाई करने का काम किया है। ठीक है, मोहना सिंह ने 2016 में हिस्ट्री क्रिएट की थी। मोहना सिंह के साथ साथ आपको भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी का नाम भी याद होगा। ये तीनों पहली फीमेल थी जो कि फाइटर पायलट बनी है, जो कि फाइटर जेट्स को फ्लाई करने का काम करती हैं। अभी अगर भावना कांत और हम स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी के बारे में बात करते हैं, तो ये लोग सुखोई 30 को अभी फ्लाई करने का काम करते हैं वेस्टर्न डेजर्ट में। और यहाँ पे तेजस कौन फ्लाई कर रहा है? मोहना सिंह। ओके, अब यहां पे एक और नाम है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह अपॉइंटेड CMD ऑफ नाल्को। नाल्को का क्या मतलब होता है? नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। एंड नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो फॉर्मेशन है वो 7 जनवरी 1981 में हुआ था। 1981 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और रिसेंटली 44th नंबर की एनिवर्सरी भी इसकी सेलिब्रेट की गई थी। तो इसी नाल्को की CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। इसके पहले क्या काम कर रहे थे? तो प्रेजेंटली ही इज सर्विंग एज अ डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ सेल बर्नपुर एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है MoneyView become the 6th unicorn in 2024 after raising $4.6 million। अब यहाँ पे 2024 के 6वें नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? MoneyView। MoneyView एक फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है और ये 2024 में हमारे देश की 6 नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली 38.6 करोड़ रुपीस या फिर $4.6 मिलियन जो है वो फंड को रेस करने का काम किया है। और फंड कहां से रेस किया है? तो आप देखेंगे एसएल इंडिया एंड नेक्सास वेंचर से इस फंड को रेस किया है। और बदले में जब आप फंड रेस करते हो तो बदले में आप क्या करोगे? इक्विटी भी दोगे ना। तो 23 लाख इक्विटी शेयर्स भी इनको बदले में देने पड़े हैं। ठीक है, 2023 में अगर आप देखोगे तो 2023 में आपको केवल 2 यूनिकॉर्न्स देखने को मिलेंगे। एक जेप्टो था, जेप्टो के अलावा आप लोगों ने इनक्रेड फाइनेंस को देखा होगा। लेकिन यहाँ पे 2024 में ये 6वें नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। इसके पहले मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि कृत्रिम पहला AI यूनिकॉर्न है इंडिया का, कृत्रिम। फिर आप देखेंगे परफ्यूज, पॉटर, रैपिडो एंड एथर। ये आपके 5 और यूनिकॉर्न है जो कि 2024 में बने हैं। MoneyView का फॉर्मेशन 2014 में हुआ था, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, फाउंडर है पुनीत अग्रवाल एंड संजय अग्रवाल। डन। चलिए, अग्रवाल से मुझे याद आया अग्रवाल कप। अग्रवाल कप का रिलेशन किस गेम से? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था अग्रवाल जी चड्ढा पहन के कोई गेम खेल रहे हैं। आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि अग्रवाल कप का रिलेशन किस स्पोर्ट से है। मैंने कल आपको डिस्कस किया था। चलिए, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब इस स्कीम के बारे में बात करते हैं जो रिसेंटली हमने डिस्कस की है, अबाउट द NBS न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडरी स्कीम। रबी सीजन के लिए डिसाइड किया गया है बाय द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सोडियम एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एट द सब्सिडाइज्ड प्राइस। ये जो सब्सिडरी है इसको गवर्न कर रहा है बाय द NBS स्कीम, जो कि इफेक्ट में आई है 1 अप्रैल 2015 से। इसका जो टेंटेटिव बजट है वो आप देखेंगे 24,475 करोड़ रुपीस है। पूछा जा रहा है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहली चीज तो ये जो स्कीम है वो 2010 से इफेक्ट में आई है, 2010 से, ना कि 15 से। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। फिर अभी जो NBS स्कीम है इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने PNK फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी डिसाइड की है, ना कि आपका नाइट्रोजन एंड सोडियम के लिए। तो पहला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। पूछा गया कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला। थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो, मतलब री इन्वेस्ट 2024, इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये 4th नंबर का एडिशन आपको देखने को मिलेगा कहां पे, गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर बात की गई प्रहलाद जोशी के द्वारा कि हमारा टारगेट है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है बाय द 2030। तो यहां पे जरूरत है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो हमारे जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने कितना कमिट किया है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे इन द रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। आप बताइए कब मतलब कितना रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूट एंड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 2030 तक। तो आंसर हो जाएगा 32.45 ट्रिलियन रुपीज, 32.45 ट्रिलियन रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। 2029 के जो इलेक्शंस होंगे तब से इसे रोल आउट किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, हमें बस करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहला बोला जा रहा है कि जो साइमल्टेनियसली पोल होंगे ये 2 फेजेस में होंगे। याद कीजिए मैंने बताया था पहला फेज एंड दूसरा फेज। पहले फेज में हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं लोकसभा के और स्टेट असेंबली के, और फिर सेकेंड फेज में हम म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत को लेकर आएंगे। द म्युनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत इलेक्शन बी हेल्ड विद इन 100 डेज ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शन। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान स्कीम, इसके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था, उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। 4 स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो को रोक सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आंसर कर सकते हो। ओके, सो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान एम्ड एट इंप्रूविंग द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि स्कीम के नाम में ही मेंशन है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस स्कीम को प्रपोज किया था इन हर 24-25 यूनियन बजट। ठीक है, सही बात है, 2024-25 के यूनियन बजट की स्पीच में निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट किया था। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब यहाँ पे बोला गया है ये जो स्कीम है इसका ड्यूरेशन 10 इयर्स का है, जबकि हमें पता है स्कीम का ड्यूरेशन 5 सालों का है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, इस स्कीम के लिए जो टोटल कॉर्पस या टोटल जो बजट है वो 79,000 करोड़ रुपीस है, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 22,000 और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 56,000 है। ये बात गलत है। यहाँ पे ये तो सही है कि टोटल जो बजट है वो 79,000 करोड़ रुपीस का है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 56,000 करोड़ रुपीस है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 22,000 करोड़ रुपीस है। तो आपका 3rd and 4th 2 स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं, बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, in September 2024 the government has notified the National Bank for Financing Infrastructure and Development as a public financial institute that will help the government fortify the nation infrastructure finance structure under which act। तो आज ही हमने इस न्यूज को डिस्कस किया है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को नोटिफाई किया गया है एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। What is the total approved budget of the Chandrayaan 4 mission of the ISRO? कल हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। अपकमिंग जो इसरो का मिशन है वो चंद्रयान 4 मिशन है, जिसके लिए 2104 करोड़ रुपीस अलॉटमेंट किए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वीनस ऑर्बिटल मिशन के लिए कितना फंड अलॉटमेंट किया गया है। तो वीनस ऑर्बिटल मिशन के लिए जो फंड है वो 1236 करोड़ रुपीस है। कितना है? 1236 करोड़ रुपीस है। और जो वीनस ऑर्बिटल मिशन है इसको हम लॉन्च करेंगे कब? 2028 में, मार्च 2028 में। ओके, नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अपना यहां पे ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? कल का क्वेश्चन है ये, मनु भाकर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एनसीटी दिल्ली की 3rd फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन बन गई हैं? आंसर हो जाएगा अतिशी मालिना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर वाज द 2nd एडिशन ऑफ नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया इंक्लूजन कॉन्क्लेव हेल्ड। तो 2nd एडिशन नाडा की कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी? तो ये कॉन्फ्रेंस आपको मिल जाएगी नई दिल्ली में, 2nd एडिशन था। पहली कॉन्फ्रेंस दिसंबर 2022 में की गई थी। ठीक है, यहां पे अगर बात करते हैं बाडा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, इंडिया वर्ल्ड में 2nd पोजीशन में आता है इन द डोपिंग केसेस बाय माइनर्स आफ्टर रशिया। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट टू ज्वाइन द LCA
तेजस फाइटर फ्लीट। सो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर मोना सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। ये पहला क्वेश्चन है कि 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स को 2026 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, पहला क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि विच बैंक इज एमिंग टू बूस्ट इनकम ऑफ 5 लाख मार्जिनल फार्मर बाय द 2025 अंडर इट्स परिवर्तन इनिशिएटिव। तो परिवर्तन जो CSR इनिशिएटिव है वो किस बैंक का है, जिसका पर्पस है कि जो 5 लाख मार्जिनल फार्मर्स है जिनकी इनकम 50,000 रुपए से कम है उनको बूस्ट करना। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या SBI? सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करके जाएंगे और पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो PDFs के लिए।